कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको STET का जो पॉलिटी सेक्शन होता है 10+2 और जो 9-10 लेवल के टीचर के लिए जो आप अप्लाई करते हैं, साथ ही BPSC में जो प्रधान शिक्षक की अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है BPSC के द्वारा, उसमें जो पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे आधारित होते हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और जनरल कंपटीशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिटी का जो सेक्शन होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम ही रहते हैं, इसलिए आपको भी यह फ़ायदा करेगा। इसमें 100 क्वेश्चंस लिए गए हैं। वो जो है इसमें जो 100 जो क्वेश्चंस हैं वो विभिन्न चैप्टर के हैं, एक चैप्टर का नहीं है। इसमें आपके अप टू जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, वहाँ तक कवर किया गया है। जैसे इसमें संविधान सभा समिति के बारे में है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। तो विभिन्न चैप्टर के क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के। ये पार्ट 1 का टेस्ट 1 है, ठीक है, पॉलिटी पार्ट 1 टेस्ट 1 है। तो इसको आप अच्छे से देखें। और अगर आप जो है PDF या मटेरियल्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप हमारे वेबसाइट www.competitionhub.org.in पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा के बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा के बैठक का सभापतित्व जो है आपके उपराष्ट्रपति करते हैं। ये चीज़ आपको पता ही होगा, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो याद रखेंगे कि राज्यसभा के बैठकों का सभापतित्व कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं। और राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन। और लोकसभा निम्न सदन। तो उच्च सदन इसलिए इसको बोलते हैं कि डायरेक्ट जो है हम इनको नहीं चुनते हैं, बल्कि हम जिन MLA को चुनते हैं वो इनको चुनते हैं। तो इसमें बीच में इनडायरेक्ट रूप से हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे हम जनता हैं तो हमने एक अपना MLA चुना, तो MLA जो है वो राज्यसभा के सदस्य को चुने, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको उच्च सदन कहा जाता है। और डायरेक्ट जनता जिसको चुनती है उसको, वो जहाँ बैठते हैं उसको निम्न सदन यानी लोकसभा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और जब राष्ट्रपति पद त्याग करते हैं या वो अनुपस्थित रहते हैं तो उस केस में उपराष्ट्रपति को पदभार दिया जाता है, ठीक है। चलिए, उपराष्ट्रपति चैप्टर जब आपको अच्छे से पढ़ाएंगे तो वहाँ और भी डीपली चर्चा होगा। फिलहाल ये जानिए कि इसका आंसर जो होगा, राज्यसभा के बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। और जो कार्यकाल होता है, इनके मंत्रियों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 मंत्री जो होते हैं वो उनका कार्यकाल पूरा होता है और नए मंत्री वहाँ पे चुन करके आते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति से यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। दूसरा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो दोनों में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों, यहाँ पे क्या होता है कि उपराष्ट्रपति के केस में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, टोटल सदस्य। जबकि राष्ट्रपति के केस में क्या होता है कि उनमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और उसमें लोकसभा जो सदस्य हैं उपराष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में, तो उसमें लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, साथ साथ राज्यसभा के और विधानसभा के, वो सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ साथ दो आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुदुचेरी, उसके भी वहाँ पे मंत्री जो है, विधायक उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, उपराष्ट्रपति के केस में यहाँ पे देखिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, बिल्कुल यही आंसर होगा। चूंकि टोटल सदस्य संसद के जो भी दोनों सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के निर्वाचित सदस्य नहीं, सिर्फ निर्वाचित नहीं करते, बल्कि यहाँ पे मनोनीत जो होते हैं, मनोनीत वो भी करते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे करते हैं। अब है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को निकाला जा सकता है लोकसभा। देखिए ऑप्शन क्या, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति नहीं, मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति नहीं निकाल सकते हैं। राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा और राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा। तो ये होगा आपका, दोनों सदन में आपका इसको पारित होना पड़ता है।
तो लोकसभा की भी लेकिन सहमति उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, ठीक है। सिर्फ राज्यसभा, लेकिन जो इसमें पारित होता है सर्वप्रथम वो राज्यसभा में ही होता है। तो इसको भी हम कई बार महाभियोग बोल देते हैं, लेकिन ये वास्तव में महाभियोग राष्ट्रपति के लिए होता है, जो हटाने की प्रक्रिया होती है। तो इसमें भी कुछ नियम है, और जो नियम फॉलो होता है तो वो आपको मैं जो है डीपली जब उपराष्ट्रपति पढ़ाऊँगा तो उसमें चर्चा करूँगा। फिलहाल अभी ये जानिए कि लोकसभा के सहमति से राज्यसभा में जो है उपराष्ट्रपति पद को निकाला जा सकता है, ठीक है। अब है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि प्रस्तावित जो किया जाता है वो केवल आपके राज्यसभा में किया जाता है, यानी उसको हटाने का संकल्प जो होता है पारित किया जाता है राज्यसभा में, चूंकि वो राज्यसभा के ही क्या होते हैं, सभापति होते हैं। लेकिन उनका जो है सहमति दोनों जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें दोनों में होना चाहिए, लेकिन यह जो है प्रस्तावित होता है आपका राज्यसभा में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल राज्यसभा में ही पदच्युत करने के लिए संकल्प पारित किए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति थे, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति थे? तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने हैं, तो याद रखना है आपको। और इनका कार्यकाल 10 वर्षों का रहा था, ठीक है। इनका कार्यकाल, एक हामिद अंसारी हैं, वो भी 10 साल रहे, दूसरे जो उपराष्ट्रपति हैं, और पहले राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन। और इन्हीं के याद में हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। जो लोग शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो उनके लिए यह दिन विशेष होता है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जीवनी भी आप पढ़ें, उससे भी आपको सीखने को मिलेगा कि एक शिक्षक रहते किस प्रकार से ये ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, फिर आगे चल कर के ये जो है उपराष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति, इस तरीक़ा से बनते हैं। तो राधाकृष्णन याद रखेंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत के संचित निधि प्रभावित नहीं करता? देखिए कई प्रकार के निधि हैं, संचित निधि है, उसी प्रकार से आपका जो है आकस्मिक निधि होता है, लोकलेखा जो होता है निधि होता है। तो उसमें से जो सैलरी दी जाती है तो उसमें राष्ट्रपति को ही सिर्फ संचित निधि से इसमें से दिया जाएगा, बाकी उपराष्ट्रपति को जो है इसमें संचित निधि से वेतन नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता भारत के संचित निधि से प्रभावित नहीं है, ठीक है, यहाँ से उसको नहीं दिया जाता, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? अभी हमने चर्चा किया राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा कभी विखंडित नहीं होती, यही उस सदन कहलाती है। इसके अभी टोटल मेंबर 250 हैं, जिसमें 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, जो विशेष क्षेत्र के होते हैं, जैसे विज्ञान से हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं, उत्कृष्ट व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। जैसे आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे, उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि ये विद्वान लोगों को यहाँ पे जो है रखा जाता है। अपनी पदावधि होना चाहिए, पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा, अभी आपको हमने बताया कि देखिए इसको दोनों मिल करके हटाता है, इसलिए संसद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसद। अब नेक्स्ट है, भारत के वह कौन सा एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रम इस अवधि में पद प्राप्त किया है, ठीक है। तो वो है एमएच अंसारी, ठीक है, हामिद अंसारी, और इनका कार्यकाल भी 10 साल का रहा है, ठीक है। और 2007 से मुझे लगता है 12, फिर 12 से 17 इनका कार्यकाल एमएच अंसारी का रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, 10 वर्ष ये भी पूरा किए हैं, तो इसलिए यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जो भी चैप्टर है इसमें, और जहाँ जो जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लिए गए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं और आने वाले समय में पूछे भी जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग पार्ट टेस्ट भी करेंगे, सब्जेक्ट का टेस्ट, और साथ साथ फुल टेस्ट भी आपका होगा। जो लोग फुल टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं वो जो दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उससे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट यहाँ चार्ज है, जिसमें हम आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराते हैं, साथ साथ वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपका जितने भी स्टडी मटेरियल हैं, ठीक है, उसका सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगा, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। अदरवाइज आप वीडियो जो यूट्यूब पे है उसको भी देख करके पढ़ सकते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष आपको पता ही होगा कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, इन्हीं के नाम से जितने भी विदेश का संबंध बनता है, राजनीतिक IR जो बनता है, इंटरनेशनल रिलेशन, इन्हीं के नाम पे बनेगा। ये सर्वोच्च सेना के कमांडर भी होते हैं। आगे राष्ट्रपति जब चैप्टर हम टॉपिक में कराएंगे तो उसमें आपको राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। और भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष मेन हेड कौन होते हैं? तो वो राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, और इनका जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है, तो सबके जो है यहाँ पे आपके निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी के, और सबका अलग अलग वोट का वैल्यू होता है। अभी आपके देश में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको दिखाई देंगे, इसलिए इस टॉपिक को, राष्ट्रपति को अच्छे से कवर करके ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, बस वही क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका पूछे शक्ति या केंद्र की, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? आपका राष्ट्रपति ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र नेताओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति होते हैं। सेना का, तीनों सेनाओं का जो है, सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और इनके नीचे CDS होता है, उनके नीचे जो भी थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष और वायु सेना अध्यक्ष ये होते हैं। कई बार नाम भी पूछेगा। ठीक है, अभी जो है मनोज पांडे हैं, इससे पहले मनोज मुकुंद नरवणे थे जल सेना अध्यक्ष, हरि कुमार करके हैं वायु सेना। ये सब आप लोग जो है देख करके रखेंगे, करेंट अफेयर्स का है। ठीक है, टॉपिक आगे जब मैं करेंट पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको सारा कुछ कवर करूँगा। तो उसमें अभी वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष, वायुसेना, ये सब आप याद करके रखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं करेंट अफेयर के। ठीक है, CDS प्रथम बिपिन रावत थे, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। तो यहाँ पे लेकिन सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं पूरे देश में सेना के, वो राष्ट्रपति होते हैं, ये इतना याद रखेंगे आप। उसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष से कम आयु में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, और वह जो है लोक सभा का मेंबर बनने का योग्यता रखता है, और किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं है, और वह पागल या दिवालिया नहीं है, तो वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। बस उसके लिए क्या है कि आपको संसद में 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए, तो आप जो है राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी इस बार जो है द्रौपदी मुर्मू जो है BJP NDA की समर्थित उम्मीदवार है, उम्मीद है कि वही राष्ट्रपति बनेंगे। तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में अभी राष्ट्रपति केमे राष्ट्रपति हैं, तो वो सब आप नेट पे सर्च करके 17 में हैं, तो ये पूछा जा सकता है। तो केमे राष्ट्रपति अभी बनेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सब आप लोग करेंट अफेयर्स का है, तो ये अपडेट हो ले, नेट से सर्च मार करके या जो भी जैसे करना है करेंट अफेयर्स बुक से पढ़ करके ये सब अपडेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है?
तो अगर कोई भी विवाद है राष्ट्रपति के पद से संबंधित, तो वह जो है उच्चतम न्यायालय, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, उसी के देखरेख में यह जो है निर्देशित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। तो राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होगा वह, देखिए कोई भी चुनाव आपके देश में निर्वाचन आयोग के द्वारा ही करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा और अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पे होता है और उसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है और विधानसभा के जो भी एमएलए हैं और जो संसद के जो एमपी हैं उनके वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। तो इसका भी वैल्यू निकालने का एक नियम है। जैसे राज्य की जितनी कुल जनसंख्या है और उसमें क्या किया जाता है, कुल जनसंख्या में जो विधायक का वोट का वैल्यू होता है उसमें क्या किया जाता है, विधायक का कुल वोट वैल्यू कितना हो जाएगा। जैसे आपके राज्य की जनसंख्या मान के चलिए अभी लेकिन 1971 के अनुसार ही, अभी के अनुसार से नहीं होगा, जो 1971 में बिहार की जनसंख्या थी उसके हिसाब से। जैसे 1971 में यूपी की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी। ठीक है, तो 8 करोड़ में उस समय जितने भी टोटल सीट है शायद 403 के आसपास है, तो उससे भाग दे दिया जाता है। लगभग 207 के आसपास जो है इसका वोट वैल्यू होता है। अगर सिक्किम की बात कीजिएगा तो सिक्किम में जनसंख्या कम है तो उसका मात्र 7 ही आता है वोट वैल्यू, यानी सिक्किम के अगर विधायक वोट देंगे तो उसका वैल्यू 7 ही होगा, जबकि यूपी के देंगे तो 207 हो जाएगा। तो ये जो है आपकी जनसंख्या पे डिपेंड करता है। मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताया आपको, बस ऐसे समझाया, लगभग इसके आसपास होता है। ठीक है, चलिए तो वो आप देख लीजिएगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति पूरा चैप्टर आप पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़ें तो पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजते हैं। तो राष्ट्रपति में अगर कोई भी चुनाव संबंधी मामला फंस जाता है तो वह उच्चतम न्यायालय ही उसको सॉल्व करेगा, क्योंकि यह जो है सर्वोच्च पद है आपके देश में। ठीक है, तो यह मामला फंसेगा तो इसके ऊपर मात्र एक जो हो ये कर सकता है वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो आपको पता ही होगा कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए। ठीक है, 5 वर्षों के लिए आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन अगर बीच में भी अगर महाभियोग लगाया जाए तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उसके लिए बस क्या है, 2/3 सदस्य जो है उसके खिलाफ में हो जाएंगे तो वह पारित किया जा सकता है। लेकिन आज तक आपके देश में ऐसा हुआ नहीं है, जो है पारित बहुमत नहीं मिल पाया है महाभियोग को। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा, महाभियोग द्वारा। अभी तुरंत हमने चर्चा किया कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति को जो गोपनीयता और शपथ दिलाते हैं वो होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वही उनको पद की गोपनीयता और शपथ दिलाते हैं, इसमें शपथ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को निभा नहीं सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो यह 6 माह तक कार्य कर सकते हैं। इनका टाइम पीरियड कितने दिन का होता है, 6 माह तक। ठीक है, बस इनको जो है राष्ट्रपति उस समय जो वेतन है इनका वो राष्ट्रपति का मिलेगा। ठीक है, और जो फैसिलिटी होती है वो इनको मिलती है, लेकिन 6 माह के भीतर फिर से चुनाव करवाए जाते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, ये आपका जो है स्टैटिक क्वेश्चन है, अपना देखेंगे तो उसमें वीवी गिरी हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति। कई बार पूछ भी दिया जाता है इस टाइप के भी क्वेश्चंस। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो भारत का महान्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG जो है ये सब की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है,
तो इसके ऑप्शंस क्या क्या थे, 2 ही ऑप्शंस। हाँ, तो एक सेकेंड मैं इसका देख लेता हूँ। 23 के और भी ऑप्शंस होंगे, तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, एक राज्य का राज्यपाल का भी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति ही करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, संसद के साधनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो साधनों नहीं होगा, सदनों को, ठीक है। संसद के सदनों को जो बुलाने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास ही होती है, और यह बुलाया जाता है जब कोई विधेयक पारित नहीं होता है, यानी जब लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक को लेकर के मतभेद होता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को आपस में बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन वह वित्त से संबंधित विधेयक नहीं होने चाहिए, वो साधारण विधेयक होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो जो भी विदेश में भेजे जाते हैं वो राष्ट्रपति के ही नाम से जाते हैं, तो उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। जो राजदूत होते हैं उनको जो भेजते हैं वो राष्ट्रपति के ही साइन पे भेजा जाता है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, लोकसभा में, तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन को ही मनोनीत करने का अधिकार है, लेकिन फिलहाल अभी एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पे कौन होता है? तो राष्ट्रपति के पद पे और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, उस केस में भारत के मुख्य न्यायाधीश को इसका कार्यभार दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, इसकी चर्चा हमने शुरू में किया, दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, महाभियोग प्रधानमंत्री पे तो लगता नहीं है, राज्यपाल भी नहीं, मुख्यमंत्री भी नहीं। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने की शक्ति देता है या अधिकार देता है? तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं, और जब संसद की बैठक नहीं होती है तो ये कोई भी कानून 6 सप्ताह के लिए बना सकते हैं, लेकिन फिर 6 सप्ताह के भीतर ही उसको जो है किसी भी सदन में पारित करना आवश्यक होता है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो अभी आपको हमने बताया कि वो राष्ट्रपति हैं जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा स्पीकर, लेकिन बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा में जब साधारण विधेयक पर मतभेद होता है, उस स्थिति में ऐसा होता है, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो उसका समाधान, अगर किसी विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध आएगा तो उसका संविधान संसद का संयुक्त सत्र के माध्यम से किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न विधायकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है? ठीक है, तो जब भी संविधान संशोधन की बात होगी तो दोनों में उसको पारित करना आवश्यक होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आपका आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन की विधेयक। जब भी यह पारित होगी तो दोनों सदन में ही होगी, तभी जाकर के इसको पारित माना जाता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन का विधेयक। ठीक है,
इसको दोनों सदनों में पारित करना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक घनपूर्ति क्वोरम है? तो यहाँ पे आपका 1/10, ठीक है। टोटल सदस्य का 10वां पार्ट जो भाग के जो लोग हैं उतने होने चाहिए, जितने भी सदस्य हैं उनका 1/10वां भाग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक टोटल मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 6 है। और यह मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जबकि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ, रूस से। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? तो मौलिक अधिकार का निलंबन आपके राष्ट्रपति कर सकते हैं आपातकाल के दौरान, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि कौन निलंबन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो सुनवाई करने का अधिकार जो है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को ही है, मौलिक अधिकार से जुड़ा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबन नहीं किया जा सकता? नहीं, निलंबन किया जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निलंबित किया जा सकता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 जो है आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24, ठीक है। अनुच्छेद 24 जो है आपका इससे संबंधित है। कारखानों अथवा खानों में कई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब उसकी आयु 14 वर्ष से कम हो। तो 14 वर्ष के बच्चों से जिनकी आयु ज़्यादा है वो उनको काम पे रखा जा सकता है, लेकिन सरकारी आंकड़ा के अनुसार, सरकारी जो भी नियम है उसके अनुसार जो है सरकारी जॉब आप 18+ में ही जनरली किया जाता है, ठीक है। लेकिन 15-14 वर्ष के प्लस के आयु के बच्चे काम कर सकते हैं, उससे कम आयु के बच्चे को काम पे नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, इसमें आपका देश बाधा नहीं देगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये भी आपका अनुच्छेद 25 ही होगा, धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको पूरा थ्योरी अच्छे से करना है तो हमारे वीडियो लेक्चर्स को आप सीरीज़ में देख सकते हैं, उसमें हमने आपको मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य सारा कुछ पढ़ाया है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों पर स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक से जुड़ा हुआ यहाँ पे 19 तो है नहीं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। 20 भी अभिव्यक्ति से ही जुड़ा हुआ है। 26 धार्मिक स्वतंत्रता से है, जबकि आपका 29-30 क्या अल्पसंख्यक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 30 हो जाएगा, जिसमें क्या है कि कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति अपना जो है स्कूल या शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं मनपसंद का, और अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? तो अभी हमने चर्चा किया अनुच्छेद 25, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में फिर आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32, इसी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। क्योंकि आप जो है इसी के माध्यम से मौलिक अधिकार में आप जो है संशोधन किया जा सकता है, इसलिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा उन्होंने कहा था। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जो रीट होता है ये आपके स्वतंत्रता से संबंधित होता है। रीट जो जब पढ़ाएंगे तब आपको सारे रीट के बारे में हम चर्चा करेंगे।
कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? तो स्वतंत्रता का अधिकार आता, समानता का, संपत्ति का पहले था लेकिन इसको हटा दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब यह 300 क में विधि के अधिकार के रूप में है, तो यह अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आपके मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। परम आदेश याचिका का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, और इस प्रकार का रिट आपका सर्वोच्च न्यायालय जो है सरकारी तंत्र को या अपने से जो नीचे का न्यायालय है हाई कोर्ट वगैरह में या जिला न्यायालय में देता है परमादेश। ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D संबंधित है, तो यह जो है संबंधित आपके देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं 50 का, वो पढ़िए। समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार, कोई पैसा या कार्य क्षेत्र अपनाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये है आपका समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। आप भारत के किसी भी पार्ट में घूम सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, यह आपको 19D के तहत अधिकार दिया गया है। तो इस सेट में हम आपको 50 क्वेश्चंस ही कराने जा रहे हैं, और नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो इस प्रकार अगर आप वीडियो देखते रहते हैं तो आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी सेक्शन है, इकोनॉमिक्स, वो बेहतरीन हो जाएगा। और लगातार वीडियो को देखें। अब जो है मैं आपको लगातार वीडियो दूंगा चैनल के माध्यम से। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लें और बेल आइकन दबा दें। आपके लिए ये सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप प्रधान शिक्षक बनना चाह रहे हैं, चाहे BPSC निकालना चाह रहे हैं, या STET की परीक्षा में बैठने वाले हैं, सबके लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। और लास्ट में फिर से एक बार मैं बता दूं, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और अन्य मटेरियल से जुड़ना चाहते हैं और अन्य जो भी आपको वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट चाहिए, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। Thank you so much watching for this video.